एवरीवन, नेट केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस के 15 नंबर जो 15th चैप्टर है, जिसको हम लोग हमारा पर्यावरण कहते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार जो है कि आपको बताया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बढ़ने वाले हैं, तो उस दृष्टिकोण से इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। काफी छोटा चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इससे आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप काफी आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा पर्यावरण जैसा कि लिखा बताया गया है, हमारा पर्यावरण, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यहाँ का वातावरण सही नहीं है, वहां का वातावरण ठीक है, यहाँ के वातावरण के अनुसार अच्छा नहीं है रहना, यहाँ पे यहाँ का वातावरण खराब हो गया है, यहाँ का वातावरण। आखिर ये वातावरण है क्या, क्यों ये चर्चा होती है, कैसे बनता है ये वातावरण, कौन कौन से घटक होते हैं, इसी चीज पे ये घटक जो है वातावरण के चाहे पर्यावरण के कहिए, वो घटक किस तरह से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, क्यों हमारा पर्यावरण रहने के अनुकूल नहीं रह पाता है, क्यों हमारा पर्यावरण अच्छा या बुरा हो जाता है, आखिर क्या चेंजेस आते हैं इसमें जो हमारे रहने के अनुकूल इसको नहीं रहने देते, हम प्रभावित हो जाते हैं इससे। तो आइए देखते हैं कि हम जहां रहते हैं, एक छोटे से पर्यावरण की अगर बात की जाए, जहां पे हम रहते हैं उसकी अगर चर्चा की जाए, तो मान लीजिए कि हमारा पर्यावरण ये है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे घटक हैं, जैसे खुद हम लोग यानी कि मानव है, सूक्ष्म जीव भी है, वहां पे सूक्ष्म जीव भी है, पौधे हैं, छोटे पौधे, बड़े पौधे, जंतु हैं, ओके। और इसके अलावा कुछ भौतिक कारक भी यहां पे, भौतिक घटक भी वहां पे हैं। भौतिक घटक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वहां का जल की उपलब्धता कैसी है, जल का टाइप कैसा है। जैसे बहुत सारे ऐसे आप जगह देखते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इलाके में, वहां पे इंडस्ट्रियल इलाकों के कारण जो वेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जो वेस्टेज निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, तो उसके कारण देखा जाता है कि जो डैम वाटर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और वहां पे वाटर का जो आप देखते हैं कि नीचे से निकलने वाले पानी होते हैं, उनको उनके यूज पे बैन लगा दिया जाता है। दैट मींस माना जाता है कि वहां का वाटर जो है यूजफुल नहीं है, ओके। तो पहला जो आपका भौतिक घटक है वहां का जल है, कि आपका जो आप पानी पी रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा घटक वहां का होता है आपका सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, ओके। सूरज का प्रकाश, जो वहां पे सूरज का प्रकाश मिल रहा है वो किस तरह का है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे हम लोग देखेंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो कारक हैं, जो घटक हैं आपके वातावरण के, पर्यावरण के, जैसे मानव है, सूक्ष्म जीव है, पौधे हैं, जंतु हैं, कुछ भौतिक घटक भी हैं। तो ये पूरी तरह से सभी मिल करके, ये सभी जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि परस्पर क्रियाशील होते हैं। और ये क्रियाशील इकाई जो होती है वो पर्यावरण की एक क्रियाशील इकाई होती है, जिसको हम लोग कहते हैं परितंत्र। क्या कहते हैं, परितंत्र। यानी कि परितंत्र को आप कह सकते हैं कि परितंत्र हमारे पर्यावरण की या किसी वातावरण की एक क्रियाशील इकाई होती है, जिसमें सभी जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर रूप से क्रियाशील होते हैं, परस्पर क्रियाशील रहते हैं। यानी कि आप मानव, सूक्ष्मजीव, पौधे, जंतु को आप अगर देखिए तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप कहिएगा कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो मान लीजिए कि पौधे हैं जिनसे हम लोग को भोजन प्राप्त होती है, छोटा पौधा, बड़ा पौधा, हम लोग धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, दलहन पौधे लगाते हैं। अगर इसमें से पौधों को हटा दिया जाए, इनमें से अगर पौधों को हम हटा दें, तो क्या आपको लगता है कि आपको भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सूक्ष्मजीव को तो नहीं खाइएगा ना, आप जंतु को भी नहीं खाइएगा, ओके। या जंतुओं को, जो शाकाहारी जंतु हैं उनको भी पौधों से भोजन मिलता है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो एक तरह से अगर इनमें से आप किसी को भी हटा दें, दूसरा बात आती है फिर सूक्ष्मजीव का क्या काम है भाई साहब। तो सूक्ष्मजीव की बात अगर की जाए तो आप देखते हैं कि हमारे वातावरण में कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई ऐसे छोटे छोटे जंतु होते हैं जो मर जाते हैं, लेकिन आपको तो महकता है, आपको स्मेल आती है, आप उसको मतलब जो है कहीं पे डैम नहीं करते हैं, उठा के सीधे ऐसे फेंक देते हैं। तो उसका क्या होता होगा, आप कुछ दिन के बाद जाके वहां पे देखते हैं तो लगता है कि वो खत्म हो चुका है। क्या किसने खत्म किया, कोई उठा के तो ले नहीं गया होगा उसको।
तो वो सूक्ष्म जीवियों के द्वारा वहीं पे डिग्रेड कर दिए जाते हैं, जहां पे आप उसको फेंक करके चले आते हैं, जो वातावरण के लिए सबसे हानिकारक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसको कहीं ना कहीं मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगर छोटे छोटे जीव जंतु कहीं पे आप आसपास मरते हैं तो उनको फेंकना नहीं चाहिए कहीं पे, उसको मिट्टी में डैम कर दबा देना चाहिए, जो कि सबसे सही होता है हमारे वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम जो है एक बहुत अच्छे नागरिक हैं, हम एक बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन मैं नहीं मानता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक हैं, आप पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं। ओके, ठीक है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि जब आप उसी कहीं पे फेंक के चले जाते हैं, चाहे मिट्टी में दबा देते हैं, तो वहां पे वो कैसे डिजॉल्व होता है, मतलब आप कैसे डिजॉल्व होता है, कैसे डिग्रेड होता है? तो उसको डिग्रेड करता है ये सूक्ष्म जीव। इनकेस अगर मान लीजिए कि सूक्ष्म जीव नहीं रहे तो क्या वो डिग्रेड होता? तो ऐसे डेड ऑर्गेनिज्म का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है आपके एनवायरनमेंट में, जो आपके पर्यावरण के लिए सही नहीं होता। ओके, तीसरी तरफ ये जो जंतु हैं जो किसी पौधे पे निर्भर हैं भोजन के लिए, है ना, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनिज्म पे निर्भर है, अगर इनको हटा दिया जाए तो फिर पौधों को कौन यूज करेगा? तो फिर पौधों का अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, वो भी पर्यावरण के लिए सही नहीं है, है ना। और ये मानव जो है ये हर एक चीज में आपको देखने को मिल जाते हैं, सर्वहारी है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जहां खोजिएगा वहां आपको मिलेंगे। अभी दिखाएंगे नियम आपको कि आपको ये जहां आप देखिएगा उत्पादक को छोड़ करके सब, यानी कि ये उत्पादन करना नहीं जानते, सिर्फ खाना जानते हैं। कैसे खाना जानते हैं ये हम बात करेंगे। ओके, और दूसरी आती है ये भौतिक घटक। अब बात आती है कि भौतिक घटक से ये कैसे कनेक्टेड है? तो भौतिक घटक से, जैसे पहला हमने कहा कि ये जो जैविक घटक हैं जिसको हम जीव कहते हैं, जिसमें जीव है ना, तो ये भौतिक घटक यानी कि पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? आप लोगों ने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण में पहला लाइन ये बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाशीय एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। दैट मीन्स उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाशीय एनर्जी चाहिए, और प्रकाशीय एनर्जी उसको कहां से मिलती है? सूरज के प्रकाश से। ओके, तो जब सूरज का प्रकाश होगा तभी वो भोजन बनाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और तभी पौधा जो है जीवित रहेगा। और जब पौधा जीवित रहेगा तभी ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे सूक्ष्म जीव हो, मानव हो या जंतु हो, वो जीवित रहेंगे, है ना। तो दैट मींस कि पौधे सूरज के प्रकाश पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद जो आप फोटोसिंथेसिस की जो व्याख्या करते हैं, जो डेफिनेशन देते हैं, उसमें आपकी कहते हैं कि वो जो है अपने रूट से, अपने जड़ से जल तथा खनिज लवण लेता है। दैट मींस कि पौधों को जल की भी जरूरत है भोजन बनाने के लिए। तो ये जो फैक्टर हैं वो पूरी तरह से एक परितंत्र के लिए, जितने भी फैक्टर आप देख रहे हैं वो परितंत्र के लिए यूजफुल होते हैं, हुए ना। तो किसी भी परितंत्र के लिए ये यूजफुल होते हैं। तो यानी कि आप परितंत्र में आप कह सकते हैं कि परितंत्र के दो घटक होते हैं। परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, इसको हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश वर्ड में। ओके, तो परितंत्र के आपको दो घटक होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं जैविक घटक। जैविक घटक के अंदर ये सभी आते हैं, मानव, सूक्ष्मजीव, पौधे और जंतु। और दूसरा होता है अजैविक घटक, है ना। इसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और इसको एबायोटिक कंपोनेंट, यहां पे लिख देते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो फिर से एक बार हम बता दें आपको कि परितंत्र जो है किसी भी, यानी हम हमारे पर्यावरण की बात करते हैं, जो परितंत्र है किसी भी पर्यावरण की, वातावरण की एक क्रियाशील इकाई होती है, जिसमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटक आपस में परस्पर क्रियाशील रहते हैं। अब कैसे क्रियाशील रहते हैं इसकी चर्चा हम लोगों ने की है यहाँ पे, कि कैसे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाशील हैं। तो जैविक घटक में हमने आपको बताया कि मानव आ गया, सूक्ष्मजीव आ गया, पौधा और जंतु। जैविक यानी कि जो जीव हो, जिसे आप जीव मानते हैं। छोटे छोटे क्लासेस में आपसे पूछा जाता है कि बच्चे बताओ सजीव किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं सर जो सांस लेता है, सर जो चलता है, सर जो खाता है, सर जो पीता है, कहते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे है। देखिए, मानव खाता भी है, चलता भी है, बोलता भी है, सांस भी लेता है, पौधे भी सांस लेते हैं, है ना, सूक्ष्मजीव भी सांस लेते हैं, जंतु भी सांस लेती है, ये खाते भी हैं, कहते हैं ना। तो
जो भी ऐसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, गुण जिनमें ऐसे गुण होते हैं जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, वो सब क्या है? जीव हैं। और उनको हम परितंत्र का जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, क्या सूरज का प्रकाश खाना खाता है? क्या सांस लेता है? नहीं लेता ना। जल क्या खाना खाता है? क्या सांस लेता है? नहीं लेता। तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? उसको जीव मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो जब जीव नहीं मानते हैं तो उसको जैविक घटक के अंदर क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो उसको किसके अंदर रखेंगे? उसको हम लोग रखते हैं अजैविक घटक के अंतर्गत। यानी कि एक परितंत्र को बैलेंस रखने के लिए, एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए आपको दोनों की जरूरत होती है, जैविक घटक की भी और अजैविक घटक के भी। और ये एक दूसरे से परस्पर क्रियाशील रहते हैं और आपके इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। किसी की भी अधिकता या कमी आपके परितंत्र को इम्बैलेंस कर देती है और आपका परितंत्र जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अब ये तो परितंत्र आपने समझ लिया, परितंत्र होता क्या है, उसके कौन कौन से घटक हैं। अब जानते हैं हम लोग कि परितंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। आइए हम समझते हैं। परितंत्र अब देखा जाए तो बहुत विशाल हो सकता है, लेकिन हम लोग अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये कोशिश करते हैं, मानव का ये नेचर है कि हर एक चीज को सिंपल वे में जानना चाहता है ना। तो उस नेचर के अनुकूल हम लोगों ने क्या काम किया कि परितंत्र को भी बांट दिया, है ना। आइए देखते हैं कैसे बांटा हम लोगों ने। अब परितंत्र को हमने बांट दिया दो तरह से, स्थलीय, जलीय, और तीसरा भी एक बना दिया कृत्रिम, यानी कि टेरेस्ट्रियल, किसको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल, इसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक, और इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। ओके, यानी कि मैनमेड, हम लोगों के द्वारा बने। बताएंगे अभी क्या क्या होता है। ओके, टेरेस्ट्रियल स्थलीय, स्थलीय परितंत्र। अब परितंत्र कहीं भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के परितंत्र होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के जीव होंगे। आइए बात करते हैं स्थलीय। स्थलीय में हम कई तरह से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्थलीय की अगर हम लोग बात करें तो स्थलीय में एक प्रकार हो सकता है, जैसे आपका घास का मैदान, जिसको आप मैदानी परितंत्र या आप कह सकते हैं, मैदानी परितंत्र आप कह सकते हैं। ओके, दूसरा आप कह सकते हैं जंगल, तीसरा आप कह सकते हैं मरुस्थल। ओके, अभी ये स्थलीय में भी ये अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हैं। घास का मैदान, घास के मैदान में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनका प्रकार कुछ और होता है। वहां पे जो पौधे पाए जाते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। जिस तरह के पौधे होंगे उसी के अनुरूप वहां के जंतु भी होंगे, है ना। उसी के अनुकूल जिस तरह का वहां पे ये घटक होगा, सूरज का प्रकाश जिस तरह का मिल रहा होगा, जल जिस तरह का मिल रहा होगा, उसी के अनुकूल वहां पे पौधे विकसित होते हैं, जंतु विकसित होते हैं, और उसी के अनुकूल वहां पे सूक्ष्म जीवों का विकास भी होता है। यानी कि घास के मैदान का जो परितंत्र है उसमें पाए जाने वाले हर एक जो जैविक घटक है वो बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल उनका हो सकता है। जंगल में पौधे जो होते हैं बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। बड़े पौधों के आगे छोटी की क्या औकात, इसलिए वो खत्म हो जाते हैं। यानी ये बहुत ज्यादा बड़े पौधे होते हैं। वहां पे आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, हाथी, आपका जिराफ, चीता, अगर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म वहां पे देखने को मिलते हैं। उसी तरह के सूक्ष्म जीव वहां पे देखने को मिलते हैं, है ना। तीसरे मरुस्थल, वहां पे भी आप जानते हैं कि अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं जो कि जल की कम मात्रा में भी जीवित रह सकें, अधिक तापमान सह सकें, है ना, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है, तो वहां का परितंत्र भी अलग हो जाता है ना। अब तीसरा जो दूसरा हमारा परितंत्र है वो है आपका एक्वेटिक। ये आपका एक्वेटिक है। एक्वेटिक यानी कि जलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र में आप झील, नदी, तालाब, दलदली इलाके और आपका ज्वार भाटा जिसे आप कहते हैं,
जो एस्चुअरी वहां पे बन जाता है। जब ज्वार भाटा आपने सुना होगा कि आपका जो पृथ्वी होती है उसके कोर में जो कोर जो होता है काफी हॉट होता है, और वो कभी कभी इतना हॉट हो जाता है कि इतना प्रेशर बिल्डअप होता है कि वो प्रेशर जो होती है जहां पे भी पृथ्वी के क्रस्ट और जो कोर होता है उसके बीच, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लें कि ये आपका कोर हो गया और ये पृथ्वी का क्रस्ट हो गया, तो जहां पे इसकी दूरी कम होती है, ये डिस्टेंस जहां पे कम होता है, तो यहाँ पे जो ये गर्म कोर होता है ये अपना प्रेशर बिल्डअप करता है और ये इसको फाड़ देता है। फाड़ने के बाद यहाँ से गर्म लावा जो होता है पृथ्वी के क्रस्ट पे आके फैल जाते हैं, और धीरे धीरे जब ये ठंडा होते हैं तो इनको ये एक परितंत्र भी बनाते हैं जहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म डेवलप भी होते हैं, है ना। तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो एक अलग तरह का परितंत्र वहां पे बनाते हैं, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट काफी अलग होता है, वहां पे आप जीवित नहीं रह पाइएगा अच्छे से। तो वहां पे उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करते हैं। झील में अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, नदी में अलग, क्योंकि नदी का जल हमेशा बहता रहता है। झील में कुछ गर्म झरने भी होते हैं, पानी जो होती है काफी ऊंचाई से गिरती है। तालाब जहां का पानी स्थिर होता है, स्वच्छ जलीय होता है, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। दलदली इलाका जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे कुछ और अलग तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। ज्वार में हमने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेवलप करते हैं। तो अलग अलग वातावरण के हिसाब से वहां पे अलग अलग तरह का परितंत्र जो है विकसित होता है, और उस परितंत्र में अलग अलग तरह के घटक, जैविक घटक जो होते हैं चेंज होते चले जाते हैं। वहां का भौतिक घटक भी चेंज हो जाता है। भौतिक घटक जैसे हमने आपको बताया कि झील का पानी जो होता है उसका जो टेम्परेचर जो होता है वेरी करता है, उसका जो कंपोनेंट होता है जल में जो भी जीवों के जीवित रहने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो वेरी करता है। नदी का जल हमेशा बहता रहता है तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो वेरी करता है, उसका टेम्परेचर वेरी करता है, उसमें लवण की सांद्रता वेरी करती है। समुद्र की जल में लवण की सांद्रता अधिक होती है। तालाब आप देखते हैं, तालाब स्थिर जल होता है, उसका टेम्परेचर वेरी करता है। दलदली इलाकों में अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां का जो पानी का कंटेंट है वो अलग होता है। ज्वार में हमने आपको बताया है। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। और तीसरा जो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल यानी कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया। तो हम लोगों के द्वारा जो बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं जैसे कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, ये हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। अब जिस तरह की हम लोग कृषि करते हैं उसी तरह के वहां पे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने धान का पौधा लगाया, तो क्या धान के पौधा में गेहूं का कीट आएगा? नहीं आएगा। जो धान के पौधे पे डिपेंड है वो गेहूं पे तो नहीं आएंगे। नहीं चलिए भैया अब धान का नहीं है तो गेहूं से ही काम चला लेते, ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग हैं कि मांस नहीं है तो मीट से काम चला लिए, और मीट मछली कुछ नहीं तो चावल से काम चला लिए, ऐसा उनमें नहीं होता। तो जो आप धान की भूमि, धान का फसल लगाते हैं तो वहां पे उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेवलप, सूक्ष्म जीव डेवलप करेंगे, उस तरह का कीट वहां पे डेवलप करेगा जो सिर्फ धान के पौधों को यूज करता है अपने भोजन के लिए। गेहूं का पौधा लगाते हैं तो उस तरह का, और ये आप धान और गेहूं जो होते हैं वहां उस तरह के वातावरण में लगाते हैं। जैसे धान का पौधा हम लोग खरीफ फसल में करते हैं, जैसे अभी का जो मौसम चल रहा है इसमें हम लोग गेहूं का पौधा लगा चुके हैं। अभी फिलहाल धान की कटाई हो चुकी है, जो हम लोगों ने जुलाई के मौसम में लगाया था। आपको जो होती है आप कह सकते हैं कि नवंबर के, अक्टूबर नवंबर के आसपास उसकी कटाई हो जाती है और फिर हम लोग गेहूं का फसल लगा देते हैं। तो ये मौसम पे डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में, किस वातावरण में, किस तरह के वातावरण में कौन सी कृषि योग्य भूमि, कौन सी कृषि करते हैं, और उसी तरह का परितंत्र वहां पे डेवलप हो जाता है। तो ये हम लोगों के द्वारा किया जाता है। ओके। तीसरा आप लगाते हैं जीवशाला, चाहे जलशाला जिसको आप कहिए, एक्वेरियम जिसको आप कहते हैं। अपने घरों में देखा होगा, बहुत सारे आप देख सकते हैं कि मॉल वगैरह में जाते हैं, बहुत सारे आप शोरूम वगैरह में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक बड़ा सा शीशे का जो है जार रखा होता है और उसमें नीचे से बुलबुला आता रहता है, उसमें छोटी छोटी मछलियां, रंग बिरंगी मछलियां तैरती रहती है। आखिर वो क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं जीवशाला या जलशाला या एक्वेरियम, है ना। जलशाला या एक्वेरियम कहते हैं उसको। और उस एक्वेरियम में अब बात आती है कि उस एक्वेरियम में ऐसा क्या होता है। तो उस एक्वेरियम में जो बुलबुला निकलता है एक्चुअली हम उसको ऑक्सीजन देते हैं। जो मछलियां उसमें तैरती रहती है उनको हम लोग ऑक्सीजन देते हैं पंप के द्वारा, क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। जल रखा होता है जिसको हमें बार बार सफाई करनी होती है।
है ना, और उस तरह के ऑर्गेनिज्म वहां पे, तो ये हम लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो जिस तरह के ऑर्गेनिज्म आप वहां पे डालिएगा, चाहे छोटा जलीय जीव हो या मछली हो, और जिस तरह का ऑक्सीजन आप वहां पे पहुंचाइएगा उस तरह से वो डेवलप आगे करेगा। आपको बार बार उसकी सफाई करनी होती है। अगर आप उसको छोड़ दे, सफाई नहीं करें, तो धीरे धीरे वो उसको टाइम टाइम पे अगर मछली को आप भोजन न दे बाहर से, क्योंकि वो फ्री तो है नहीं, आप उसने उसको लिमिटेड स्पेस में रखा हुआ है, तो वो भोजन वहीं से करेगी जब आप उसको डालिएगा, है ना, क्योंकि तालाब नदी में तो वो फ्री होती है, कहीं से भोजन उसको मिल जाता है, लेकिन वहां तो आप जो दीजिएगा भोजन। तो ये सारे जो कंपोनेंट है वहां पे आप भोजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, जल की साफ सफाई रखिए, ये सारा मैन मेड होता है, हम लोगों पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम इसको रखते हैं कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत। यानी कि जो एक्वेरियम है वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है जो हम लोगों के द्वारा डेवलप किया जाता है ना। उसमें ऑक्सीजन भी हम लोग के अनुसार डाला, मतलब आप पहुंचाते हैं, है ना। ऑक्सीजन आप बंद कर दीजिए तो पता चलाएगा कि जो उसमें जीव आपने रखा हुआ है, वो चाहे मछली हो या कोई भी जलीय जीव हो, वो मर जाती है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, आपके टाइप ऑफ परितंत्र हो गया, टाइप ऑफ इकोसिस्टम हो गया, जो 3 तरह के हमने देखा। टेरेस्ट्रियल, जिसमें आपका घास का मैदान, जंगल, मरुस्थल हो सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें आपका झील हो सकता है, नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, दलदली इलाके हो सकते हैं, ज्वार हो सकता है। और कृषि योग्य आर्टिफिशियल, जिसमें आपकी कृषि योग्य भूमि हो सकती है। आप जिस तरह की कृषि कीजिएगा उस तरह का परितंत्र वहां पे, आप उस तरह के ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप करेंगे उस इकोसिस्टम में। और जलशाला जो आप लगाते हैं, एक्वेरियम, जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जिस तरह के ऑर्गेनिज्म वहां पे रखिएगा उस तरह का ऑर्गेनिज्म रखिएगा, वहां पे उस तरह की डेवलपमेंट वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये आपका टाइप ऑफ इकोसिस्टम है जो हमने अभी देखा। तो इकोसिस्टम आपने समझ लिया, कितने तरह के इकोसिस्टम है ये आपने समझ लिया। अब बात आती है कि इसमें जो हमने आपको रखा है, मानव है, सूक्ष्म जीव है, पौधे हैं, इनको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे पौधे हैं, जैसे हमने आपको कहा कि पौधों पर हम अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारे जैविक घटक हैं, इनको हम लोग अब 3 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इनके? 3 भाग। इसमें हम एक को कहते हैं, जो जैविक घटक हैं उनको हम लोग 3 ग्रुप कर देते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और फिर आता है अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूसर, आपको कहते हैं कंज्यूमर, और फिर आता है डिकम्पोजर। ओके, 3 तरह के 3 भाग में हमने बांट दिया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं भाई? तो उत्पादक जो जिसपे जो भी उस परितंत्र के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जिस ऑर्गेनिज्म पे, चाहे जिस जैविक घटक पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग रखते हैं उत्पादक के अंतर्गत। यानी कि वैसे सभी जीव जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो और जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हो, उनको हम लोग उत्पादक के अंतर्गत रखते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत का जो एग्जाम्पल है उसमें आपका आता है पौधा और नीलहरित, शैवाल, और इधर आपका शैवाल भी आ जाता है। तो पादप कहिए, नीलहरित, शैवाल कहिए। बात आती है कि शैवाल भी हमने कहा, पौधा भी हमने कहा, और नीलहरित से क्या तीनों अलग अलग चीज है? बिल्कुल। पौधा जो होता है वो बेसिकली देखा जाता है स्थलीय परितंत्र में, जबकि शैवाल जो होता है वो आपको देखा जाता है जलीय परितंत्र में, जलीय परितंत्र में। और ये दोनों जो हैं वो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। लेकिन ये आपका जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन सब में फोटोसिंथेसिस होती है और सभी अपने अपने परितंत्र में उत्पादक का काम करते हैं। यानी कि इन्हीं पर
जो भी अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे पौधों के अलावा जो भी जीव होते हैं, वो पौधों पर, चाहे आप शैवाल कहिए, चाहे पौधा कहिए, चाहे नीलहरित शैवाल कहिए, उस पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे मानव हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे जंतु हो, ये परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए, खान पान के लिए, खाना के लिए डिपेंड रहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं उत्पादक। ओके, और बाकियों को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। सूक्ष्म जीवी को हटाकर जो मानव हो गया, जो अदर जंतु हो गए, उनको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में, जो पौधे पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड रहते हैं। और उसके बाद हम रखते हैं सूक्ष्म जीवों को, रखते हैं अपघटक की श्रेणी में। अपघटक वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म आपके किसी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म डेड कर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको वो लोग डिग्रेड करने का काम करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म आपको मर जाते हैं, उनसे वो अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन लोग, इस तरह से आप लोग अपघटक को मृत जीवी भी आप कह सकते हैं। ओके, तो आप एक तरह से इसको देखें तो ये जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, आप ये अपने आहार के लिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और आपको अपघटक। ओके, तो ये एक आहार के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है ना। उपभोक्ता जो भी है उत्पादक पे डिपेंड है, और उपभोक्ता जब किसी का डेड हो जाता है, तो कोई मर जाता है, तो उसको डिग्रेड करने का काम करता है अपघटक, यानी कि उसको भोजन उसके अपघटन के द्वारा ही मिलती है। यानी कि ये अपने भोजन के लिए उपभोक्ता पे डिपेंड करता है। तो ये अपने भोजन के लिए, यानी कि ये एक दूसरे से अपने आहार के लिए डिपेंड रहते हैं, और इस आहार प्राप्त करने के लिए एक चेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक चेन बना लेते हैं। और चेन इन्होंने किस लिए बनाया? खाने के लिए, फूड के लिए, भोजन के लिए, आहार के लिए। तो जो चेन बना वो आहार के लिए बना, भोजन के लिए बना, फूड के लिए बना। इसीलिए इस चेन को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? फूड चेन है, यानी कि आहार श्रृंखला है। यानी कि कोई भी आहार श्रृंखला उत्पादक से शुरू होकर अपघटक पे या सिर्फ उपभोक्ता पे समाप्त होती है। ओके, तो अब बात करते हैं अलग अलग परितंत्र में, अलग अलग इकोसिस्टम में, जो आपके अलग अलग परितंत्र में कौन किस तरह के फूड चेन होते हैं, और उस फूड चेन के जो घटक होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उस फूड चेन में शामिल होते हैं, और किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। आइए उसको देखते हैं कि ये क्या होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घास का मैदान है, तो घास का मैदान है तो वहां पे आपका घास होगा। ओके, इस घास पे होती है छोटी छोटी टिड्डियां, यानी कि छोटे छोटे कीट मकोड़े, जिसको आप लोग छोटे छोटे टिड्डी कहते हैं। टिड्डी, इस टिड्डी को खाता है आपका मेढक, मेढक को खाता है आपका, वहां पे आता है सांप, और इस सांप को खा लेता है आपका बाज। ओके, बाज। तो इसको हम लोग क्या क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्पादक, यहां से यहां तक हो जाता है आपका उपभोक्ता। ओके, तो क्या सबको उपभोक्ता ही कहते हैं? नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ भाई साहब? सब तो उपभोक्ता ही है। तो वैसा उपभोक्ता या वैसा जीव जो शुद्ध शाकाहारी हो, बिल्कुल साधु संत हो, कोई भी कीट मांस मछली नहीं खाता हो, है ना, बिल्कुल साधु हो, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो सिर्फ घास पे, साग सब्जी पे डिपेंड करता हो, यानी कि जो टिड्डियां होती हैं, यानी कि घास के मैदान में जो परितंत्र होता है, उस परितंत्र में जो टिड्डियां होती हैं वो शुद्ध शाकाहारी होती हैं, है ना, और वो सिर्फ ये घास पे रहती हैं, है ना। तो ये टिड्डी जो होती है उनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर दैट मींस कि शुद्ध शाकाहारी ऑर्गेनिज्म, शुद्ध शाकाहारी जीव, बकरी, है ना, गाय, बैल, ये सब क्या है? शुद्ध शाकाहारी है ना। उसके बाद मेढक जो टिड्डियों को खाता है, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता।
ये साधु नहीं है, ये टिड्डियों को खा रहा है। तो यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के बाद जो भी उपभोक्ता आते हैं वो शाकाहारी नहीं होते, वो या तो मांसाहारी होते हैं नहीं तो सर्वाहारी होते हैं। जैसे हम लोग जो मिल जाता है खा लेते हैं, हम लोग भी कुछ साधु संत होते हैं, लेकिन मानव को सर्वाहारी वर्ग में रखा जाता है क्योंकि हम लोग साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, जो मिल गया। यानी कि हम लोग किसी में भी उत्पादक के बाद किसी में भी एडजस्ट कर जाएंगे, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी। यानी कि हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकते हैं एक जगह पे, कहीं पे हम लोग द्वितीय उपभोक्ता, जहां पे घर पे अगर साग सब्जी खा रहे हैं तो कोई देखेगा बोलेगा अच्छा ये प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन होटल में जाएगा मांस मछली खाएगा, अच्छा तो घर पे वहां प्राथमिक उपभोक्ता था, यहाँ हो गया द्वितीय, क्योंकि वहां मांस मछली खा रहा है। तो जो शुद्ध शाकाहारी है वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आता है मांसाहारी, मांसाहारियों में कई वर्ग होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अब मेढक को खा रहा है तो तृतीय, और सबसे लास्ट वाले को हम लोग कहते हैं शीर्ष उपभोक्ता, सबसे ऊपर वाला, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक चेन बना देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। अब बात आती है कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से, आपसे क्वेश्चन ऑप्शनल पूछा कि निम्न में से उत्पादक कौन है। तो उत्पादक वही होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता हो, जिसमें क्लोरोफिल मौजूद हो। तो कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, चाहे नीलहरित शैवाल हो, कंफ्यूज मत होइएगा, नीलहरित शैवाल भी आपका उत्पादक हो सकता है, पौधा भी आपका उत्पादक हो सकता है, और शैवाल भी आपका उत्पादक हो सकता है, क्योंकि सभी के सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ओके, उससे बाद आपको ऐसा एक श्रृंखला दे दिया जाएगा और यहां से एक चीज मिटा दी जाएगी और आपको ऑप्शन में चार चीजें डाली जाएंगी। बताया जाएगा कि यहां पे आप इनमें से किसको रखेंगे, कौन सा सुटेबल होगा, निम्न में से कौन सा एग्जांपल यहां पे सुटेबल होगा। तो आपको वो चीज यहां पे डालना होता है। ओके, फिर आपसे ये एक श्रृंखला दे दी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी कि कौन उत्पादक है और कौन उपभोक्ता है ना। तो आप वहां पे बता सकते हैं जो शुद्ध शाकाहारी हो। आपसे फिर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी। तो जो शुद्ध शाकाहारी आपको पता है, बकरी, गाय, भैंस, बैल, है ना। तो ये सब क्या है, हाथी, ये सब शुद्ध शाकाहारी है, आपको पता है। अपने आप को मत रखिएगा क्योंकि हम लोग सर्वाहारी में आते हैं, है ना। तो मानव को कभी भी मत रखिएगा, तो इनको हम लोग रखते हैं। तो आइए, ये हम लोग जान गए, तो आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग इन्वायरमेंट में। अगला जो हमारा इसी चैप्टर का अगला जो हम लोग वीडियो आपको डालेंगे उसमें हम लोग इससे आगे का देखेंगे, जिसमें हम लोग आहार चेन को और अच्छे तरीके से समझेंगे, आहार जाल के बारे में जानेंगे और चैप्टर में जो बाकी कंटेंट है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।